हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी। चलिए आगे चलते हैं, ब्लड वाले सेशंस को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग एनीमिया के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। देखो मैंने क्या कर रखा है कि ये जितने भी वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ ना, उनका प्रॉपर नंबरिंग कर रहा हूँ मैं। इनफैक्ट जो थंबनेल है उस थंबनेल में भी 1 2 3 4 5 पार्ट का नंबर लिख रहा हूँ, ताकि आप उन सब वीडियोज़ को सीक्वेंस में देखो जब आप उनको प्रॉपर सीक्वेंस में देखोगे तभी आपको वो और अच्छे से समझ में आएंगे, क्योंकि हम लिंक कर रहे हैं वीडियोस को। अब जैसे ब्लड 15 वाला है ना, ये पर्नीशियस एनीमिया की हम बात करेंगे यहाँ पे, 15th वीडियो है। तो इसको देखने से पहले इसके पहले वाला वीडियो भी आप देखो, ताकि आपको ये और अच्छे से समझ में आए। अब पर्नीशियस एनीमिया अगर आपको समझना है तो आपको पहले मेगालोब्लास्टिक एनीमिया समझना पड़ेगा, और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया अगर आपको अच्छे से समझ में आएगा तो पर्नीशियस एनीमिया और ईजी लगेगा आपको। ठीक है, तो जो 14th वाला हमारा वीडियो है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया पे, उसको ज़रूर देखो कुछ वीडियोस हमारे ऐसे हैं जो केवल मेंबर्स के लिए हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियोस देखने हैं तो आप यहाँ पर ये जो ज्वाइन वाला बटन है नीचे हमारे इल्यूम बायोलॉजी चैनल के नाम के आगे है ना, वीडियो के नीचे ही आपको मिल जाएगा ये ज्वाइन का बटन। हर वीडियो के नीचे इस ज्वाइन बटन पे क्लिक करो और आपको केवल 89 रुपीज़ पर मंथ में, 89 रुपीज़ पर मंथ, जो बहुत ही ज़्यादा, मतलब जो लोवेस्ट रेट यूट्यूब पे अवेलेबल थी, मैंने वो लोवेस्ट रेट रखा है 89 रुपीज़ पर मंथ। तो केवल पर मंथ 89 रुपीज़ में आपको बहुत सारे अच्छा कंटेंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ज्वाइन करें और वीडियोस को सीक्वेंस में देखें, तभी आपको अच्छे से ये समझ में आएगा। चलिए पर्नीशियस एनीमिया समझते हैं हम एक बार। पर्नीशियस एनीमिया समझने के लिए एक बार मैं चलता हूँ स्टमक में। ठीक है, स्टमक में हम लोग बात करते हैं गैस्ट्रिक म्यूकोजा की। गैस्ट्रिक म्यूकोजा यानी जो स्टमक के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसकी हम बात करेंगे। तो गैस्ट्रिक म्यूकोजा में आपने पढ़े हैं बहुत से अलग अलग टाइप ऑफ सेल्स जो अलग अलग टाइप के सब्सटेंसेस सिक्रीट करते हैं। ठीक है, जैसे कि पैराइटल सेल्स, एंटेरोक्रोमाफिन सेल्स, म्यूकस सेल्स, चीफ सेल्स, डी सेल्स, अर्जेंटाफिन सेल्स, ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। अब इसमें जो इन्होंने ग्रीन कलर के सेल्स शो कर रखे हैं म्यूकोजा में, ये देखो, इन सेल्स को कहा जाता है पैराइटल सेल्स। दीज सेल्स आर कॉल्ड एज पैराइटल सेल्स। स्टमक की बात चल रही है यहाँ पे। पैराइटल सेल्स का फंक्शन ये है कि पैराइटल सेल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl रिलीज करते हैं, है ना। जो गैस्ट्रिक जूस जो होता है, गैस्ट्रिक जूस एसिडिक होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ HCl, तो ये HCl पैराइटल सेल्स ही रिलीज करते हैं। और HCl के साथ साथ ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सटेंस और रिलीज करते हैं जिसका नाम है कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। क्या नाम है? कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। और ये कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि स्टमक में रिलीज हो रहा है बाय पैराइटल सेल्स। अब जब हम फूड के साथ विटामिन B12 लेते हैं तो ये विटामिन B12 ईसोफेगस से होता हुआ स्टमक में पहुंचता है। स्टमक में आने के बाद में ये विटामिन B12 इस CIF के साथ बाइंड होता है। विटामिन B12 CIF के साथ में बाइंड होगा, और बाइंड होने के बाद ये पहुंचता है इलियम यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे टर्मिनल, सबसे लास्ट पार्ट। इलियम में जाने के बाद में विटामिन B12 जो है एब्जॉर्ब होकर ब्लड में पहुंचता है, और ब्लड में जाने के बाद ये पहुंचता है लीवर में, और लीवर में जाके विटामिन B12 स्टोर होता है। तो एब्जॉर्प्शन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, जो कि गैस्ट्रिक म्यूकोजा के पैराइटल सेल से रिलीज हुआ है। अब समझो एक कंडीशन है जिसमें आपकी इम्यूनिटी ही आपके पैराइटल सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना देती है। ठीक है, क्या कहते हैं इस तरह की कंडीशंस को? इसको कहा जाता है ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी यानी जब हमारी खुद की इम्यूनिटी हमारे ही सेल्स के अगेंस्ट जो है रिएक्शन करने लगती है तो उसको कहा जाता है ऑटो इम्यूनिटी। और इस तरह की डिजीज़ को कहा जाता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स या ऑटो इम्यून डिजीज़। तो एक ऑटो इम्यून डिजीज़, तो पर्नीशियस एनीमिया एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ये याद रखें आप। और इसमें बेसिकली क्या होता है कि हमारी एंटीबॉडीज़ बनती है अगेंस्ट पैराइटल सेल्स। अब बिकॉज पैराइटल सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन चुकी है तो ये पैराइटल सेल्स अब CIF रिलीज़ नहीं कर पाएंगे, यानी CIF आपके बॉडी में डेफिशिएंट हो जाएगा बहुत। जब CIF डेफिशिएंट होगा तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन ऑलमोस्ट रुक जाएगा। विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा तो ब्लड में नहीं पहुंचेगा, लीवर में जाकर स्टोर नहीं होगा, यानी अल्टीमेटली इट लीड्स टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी अगर होगी तो कौन सा एनीमिया होगा? अब होगा आपको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। विटामिन B12 डेफिशिएंसी पिछले वीडियो में याद है आपको, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया पूरा डिटेल में डिस्कस किया था हमने। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, तो पर्नीशियस एनीमिया एक टाइप का मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है। पर्नीशियस एनीमिया एक टाइप का मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ही है, लेकिन
पर्नीशियस एनीमिया पर्टिकुलरली वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें पैरेटल सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती है, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, CIF रिलीज नहीं हो रहा, विच लीड्स टू मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो वो उस पिक्यूलियर एक टाइप का विटामिन B12 जो डेफिशिएंसी है वो है पर्नीशियस एनीमिया। तो विटामिन B12 एब्जॉर्ब होता है CIF यानी कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर की वजह से, जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा के पैरेटल सेल से सिक्रीट किया जाता है। ये CIF के साथ बाइंड होगा और इलियम में जाकर एब्जॉर्ब होता है। अगर पर्नीशियस एनीमिया वो कंडीशन है जिसमें ऑटो इम्यूनिटी डेवलप होती है पैरेटल सेल्स के अगेंस्ट या फिर CIF के अगेंस्ट, तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन रुक जाएगा और विच लीड्स टू मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। सबसे पहले पर्नीशियस एनीमिया को डिस्क्राइब किया था एडिसन नाम के एक साइंटिस्ट ने। तो बिकॉज सबसे पहले एडिसन ने ही इसके बारे में बात की थी, इसलिए पर्नीशियस एनीमिया का दूसरा नाम है एडिसोनियन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। और फीचर्स कैसे होंगे पर्नीशियस एनीमिया के? वो सारे फीचर्स जो आप लोग मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में पढ़ते हैं वो सारे के सारे सेम फीचर्स आपको पर्नीशियस एनीमिया में भी लिखने हैं। तो ठीक है, तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का ये वीडियो आप यहाँ पे देख लो अच्छे से। आपको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के सारे कंसेप्ट हमने इस वीडियो में डिस्कस कर रखे हैं। और बात करते हैं पर्नीशियस एनीमिया की। तो पर्नीशियस एनीमिया एक क्रोनिक डिसऑर्डर है ना, टाइम लेता है ना, ऐसा नहीं है कि एकदम से डेवलप हो जाएगा ये। और ये मोस्टली आपको देखने को मिलेगा मिडिल एज्ड लोगों में या बुजुर्ग लोगों में, एल्डरली इंडिविजुअल्स में, जिसमें इंट्रिंसिक फैक्टर यानी CIF का सीक्रेशन रुक जाता है। और उसका एक रीज़न है अट्रोफी ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोजा। तो जो अपना स्टमक का म्यूकोजा है उसका अट्रोफी होने लगता है, यानी धीरे धीरे वो डीजेनरेट हो रहा है। तो बिकॉज गैस्ट्रिक म्यूकोजा धीरे धीरे डीजेनरेट हो रहा है तो पैरेटल सेल्स भी डीजेनरेट होंगे और वो CIF रिलीज नहीं कर पाएंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में पर्नीशियस एनीमिया आपको एवरेज 60 ईयर्स के आसपास देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले पर्नीशियस एनीमिया नहीं हो सकता। एक पर्नीशियस एनीमिया ऐसा होता है जो आपको ऐसा बचपन में भी देखने को मिलेगा, यानी अंडर 10 ईयर्स ऑफ एज। इस तरह के पर्टिकुलर पर्नीशियस एनीमिया को कहा जाता है जुवेनाइल पर्नीशियस एनीमिया। जुवेनाइल मतलब जो बच्चों में रहता है उसको जुवेनाइल कहते हैं, यंग एज में उसको जुवेनाइल कहा जाता है। तो जुवेनाइल पर्नीशियस एनीमिया, ये वर्ड ध्यान रखें आप, जुवेनाइल। ये और भी जगह पे यूज़ होता है, जैसे आप देखो जो बचपन में जो छोटे बच्चों को डायबिटीज़ होता है उसको जुवेनाइल डायबिटीज़ कहते हैं। जुवेनाइल मीन्स यंग मतलब जो और छोटे बच्चे जो रहते हैं उनको जुवेनाइल कहा जाता है। तो जुवेनाइल पर्नीशियस एनीमिया 10 साल से कम बच्चों में देखने को मिलता है, जो कि थोड़ा रेयर है बट हाँ होता है। अब पर्नीशियस एनीमिया कैसा है? एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो ऑटो इम्यूनिटी के जो दूसरे एग्जाम्पल्स और है, जो ऑटो इम्यून डिजीज़ के दूसरे एग्जाम्पल्स है, इन केसेस में भी इन PA यानी पर्नीशियस एनीमिया का इंसिडेंस ज़्यादा रहता है। यानी कि अगर आपको समझो ग्रेव्स डिजीज़, मिक्स इडीमा, थायरोडाइटिस, विटिलिगो, डायबिटीज़ का भी एक टाइप ऑटो इम्यून रहता है। तो ये और दूसरी ऑटो इम्यून कंडीशंस में भी पर्नीशियस एनीमिया का इंसिडेंस हाई रहता है। बिकॉज ऑटो इम्यूनिटी जब आपकी बॉडी में किसी एक पर्टिकुलर के लिए होते हैं तो चांसेस रहते हैं कि वो किसी और पार्ट को भी अफेक्ट करेगी। अब ये ग्रेव्स डिजीज़, मिक्स एडिमा, थायरोडाइटिस, ये अलग अलग टाइप की जितनी भी ऑटो इम्यून कंडीशंस हैं, इन पर ऑलरेडी एक वीडियो रिलीज़ हो रखा है, तो आप मेरे चैनल पे जाकर सर्च कर सकते हैं इस पर। देखो, अगर आपको मेरे चैनल पे कोई वीडियो नहीं मिलता है तो आप एक काम करें, आप जो सर्च ऑप्शन रहता है यूट्यूब का, वहाँ पे जाके ग्रेव्स डिजीज़ लिखो और उसके आगे लिख दो इल्यूम बायोलॉजी। इससे क्या होगा, तो जो इल्यूम बायोलॉजी का वीडियो का चैनल का जो ग्रेव्स डिजीज़ वाला वीडियो है वो सीधा ओपन हो जाएगा। या फिर आप लिखें ऑटो इम्यून डिजीज़ इल्यूम बायोलॉजी, तो वो सर्च ऑप्शन में आपको वहाँ पर मिल जाएगा। हमने ऑटो इम्यून कंडीशंस पे कंप्लीट वीडियोस ऑलरेडी जो है वो अपलोड कर रखे हैं। तो देखो, ट्रीटमेंट को अगर अच्छे से समझना है तो एक केस डिस्कस करते हैं हम लोग। एक पेशेंट आता है और उस पेशेंट का हमने एक पेशेंट कंप्लेंट लेके आ रहा है कि थकान ज़्यादा रहता है, ठीक है, और कुछ भी छोटा मोटा काम किया तो जल्दी थक जाता है, पाल्पिटेशन से रहता है। तो हमने उसका CBC किया तो हमने देखा कि उसका हीमोग्लोबिन कम है, RBC का नंबर कम है, तो हमें डाउट आता है कि एनीमिया हो सकता है। अब हमने उसका फर्दर ब्लड फिल्म इन्वेस्टिगेशन किया, ये देखने के लिए कि कौन सा टाइप का एनीमिया है। तो जब हमने कौन सा टाइप का एनीमिया है वो जानने की कोशिश की तो हमें पता चला कि पेशेंट को जो मैक्रोसाइट्स दिख रहे हैं, हमें मैक्रोसाइट्स यानी जो बड़े RBCs हैं, उसकी ब्लड पिक्चर में हमें बड़े RBCs देखने को मिलेंगे। और वो बड़े RBCs भी कैसे हैं? हाइपोक्रोमिक, यानी हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन जो MCHC है वो उसका काफ़ी कम है। देखो, ये मैक्रोसाइटिक, हाइपोक्रोमिक, MCHC, इन पे मैं ऑलरेडी वीडियोज़ बना चुका हूँ, तो आप उन वीडियोज़ को देखो ताकि आपको चीज़ें और आसानी से समझ में यहाँ पर आएगी। अब मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया हमें देखने को मिला पेशेंट में, तो हमारा डाउट किस पे जाएगा? हमारा डाउट जाएगा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया पे।
अब हमने क्या किया, फटाफट में केवल इतना ही जो है पेशेंट के पे इन्वेस्टिगेशन किया और सीधा हम लोग डायग्नोसिस पे पहुंच गए, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के डायग्नोसिस पे। अब हमने क्या किया, पेशेंट की टैबलेट्स स्टार्ट कर दी। हमने पेशेंट को टैबलेट दे दिया विटामिन B12 का और पेशेंट को टैबलेट दे दिया हमने फॉलिक एसिड का, ठीक है। अब हमने क्या है, और आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं करके डायरेक्ट पेशेंट को टैबलेट दिया इस होप में कि अब पेशेंट ठीक हो जाएगा। पेशेंट 3 महीने बाद या 2 महीने, जब तक ये मेडिसिन चली, क्योंकि थोड़ा ये मेडिसिन लंबे टाइम चलता है, 2 महीने बाद वो पेशेंट वापस आता है आफ्टर 2 मंथ्स और वो आकर बोलता है कि बिल्कुल किसी तरह का उसको कोई फ़र्क महसूस नहीं हो रहा। हमने सारे इन्वेस्टिगेशंस वापस किए तो हम अभी भी वहीं खड़े हैं, यानी किसी तरह का अभी भी आपको मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया पेशेंट को दिख रहा है। तो अब यहाँ पे पता है क्या गलती हुई, यहाँ पर हमने गलती ये की कि हमने मेगालोब्लास्टिक एनीमिया तो डायग्नोसिस कर लिया, लेकिन हमने पर्नीशियस एनीमिया के बारे में यहाँ बिल्कुल बात नहीं की। तो जब 2 महीने बाद भी इस तरह का वापस आया दिक्कत, तब हमने ये सोचा कि पेशेंट में पर्नीशियस एनीमिया की कंडीशन हो सकती है। क्यों हो सकती है? अब यहाँ पर विटामिन B जो हमने टैबलेट्स दी पेशेंट को, वो उसकी वजह से B12 का कॉन्सेंट्रेशन क्यों नहीं बढ़ा? वो इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि टैबलेट विटामिन B12 उसने लिया, वो जाएगा स्टमक में, स्टमक में B12 पहुँचा। अब अगर स्टमक में B12 पहुँचा तो उसको एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरत थी CIF की, लेकिन पेशेंट को था पर्नीशियस एनीमिया, यानी CIF उसके पास में डेफिशिएंट है। अब B12 की टैबलेट्स तो वो खा रहा है, लेकिन ये B12 जो है इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन इसका नहीं हो रहा। तो जब इसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा तो B12 आपके ब्लड में नहीं पहुंच रहा। तो जब B12 ब्लड में ही नहीं पहुंच रहा, बॉडी में ही नहीं पहुंच पा रहा, दैट मीन्स कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया तो रहेगा ही रहेगा। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ऐसे केसेस में पता करना कि क्या पेशेंट को पर्नीशियस एनीमिया तो नहीं है। और अगर पेशेंट को पर्नीशियस एनीमिया है तो क्या हम विटामिन B12 के टैबलेट्स दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, क्योंकि टैबलेट्स तो GIT में जाने के बाद एब्जॉर्ब हो ही नहीं पाएंगे बिकॉज CIF नहीं है। तो ऐसे ट्रीटमेंट में आपको हमेशा पेरेंटरल B12 थेरेपी देनी पड़ती है। पेरेंटरल का मतलब मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, इंजेक्शंस। तो जब हम लोग किसी मेडिसिन को आपकी डायरेक्ट ब्लड में इंजेक्ट करते हैं तो इस तरह के रूट को हम कहते हैं पेरेंटरल रूट। तो पेरेंटरल विटामिन B12 थेरेपी ही हम दे पाएंगे कि B12 सीधा हमने ब्लड में ही डाल दिया, तो टैबलेट्स काम नहीं कर सकते। इसके अलावा पेशेंट को B12 की डेफिशिएंसी की वजह से, हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स आते हैं, यानी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आती है ना, नंबनेस। हमने डिस्कस किया था कि कैसे B12 की डेफिशिएंसी में आपको नंबनेस फील होगा। तो जो पेशेंट को नंबनेस हो रही है या न्यूरोपैथी का जो इशू है, ये जो नर्व्स की वजह से जो पेन हो रहा है, उसके लिए पेशेंट को आपको सिम्टोमेटिक और सपोर्टिव थेरेपी देनी पड़ेगी साथ साथ में, ठीक है। और ओकेजनली हो सकता है आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करना पड़े, बिकॉज कई बार क्या होता है कि एनीमिया की वजह से RBCs का नंबर बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, हीमोग्लोबिन बहुत कम आ जाता है। अगर आपका हीमोग्लोबिन का लेवल 4 के आसपास है तो आपको सबसे पहले तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसे केसेस में रिप्लेसमेंट B12 रिप्लेसमेंट थेरेपी के साथ साथ में सपोर्टिव थेरेपी या सिम्टोमेटिक थेरेपी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। और अगर पेशेंट को पर्नीशियस एनीमिया है और पर्नीशियस एनीमिया का कॉज आपने, अगर पेशेंट का एंडोस्कोपी किया और आपको उसमें पता चला कि इसमें गैस्ट्रिक एट्रोफी हो रखी है, पेशेंट में क्या हो रखा है, गैस्ट्रिक एट्रोफी, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि म्यूकोजा का एट्रोफी हो रखा है, तो ऐसे केसेस में चांसेस ऑफ कैंसर भी काफ़ी हाई रहता है। तो ऐसे पेशेंट को हमेशा फॉलोअप पे रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रेगुलर इंटरवल्स पे अपने जो डॉक्टर है उसको आप कंसल्ट करते रहो, ताकि रूल आउट कर सके कि कहीं कैंसर ऑफ द स्टमक तो डेवलप नहीं हो रहा। क्योंकि PA के 2 से 3% केसेस में कार्सिनोमा मतलब कि कैंसर, कार्सिनोमा बेसिकली जो एपिथेलियल कैंसर्स होते हैं ना, उनके लिए वर्ड यूज़ होता है कार्सिनोमा। तो स्टमक का कार्सिनोमा होने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं PA के केसेस में, इसलिए फॉलोअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो बस दैट्स इट, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस। आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप मुझसे डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, या फिर मुझे मेल भी आप कर सकते हो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।